हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर क्वाड की बैठक में मुंबई और पठानकोट हमलों का हुआ जिक्र। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी जी को दिया इन सभी देशों ने मिलकर भरोसा। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां वायु सेना ने ले लिया है अब तक का सबसे बड़ा फैसला MiG-21 विमान को लेकर। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अमेरिकी सांसद के सामने इमरान खान खुद गिड़गिड़ाए, कह रहे हैं कि मेरी मौत हो सकती है, मुझे बचा लो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर विपक्ष के इस नेता ने मोदी जी को कह दिया है अनपढ़। जी हाँ, अनपढ़ आदमी। बताएंगे दोस्तों किसने ये बात कही, और साथ ही साथ सारी जानकारियां बताने वाले। तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्वाड देशों का बिना नाम लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। जी हां, जापान के हिरोशिमा में कल क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत समेत क्वाड के सभी देशों ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसको डायरेक्ट और कड़ा संदेश दिया। क्वाड देशों ने बैठक में सीमा पार आतंकवाद और हिंसा की निंदा की। क्वाड राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि हम सीमा पार से चलने वाली आतंकी गतिविधि और हिंसक उग्रवाद की निंदा करते हैं। सभी देशों ने एक सुर में कहा कि आतंक के खिलाफ हम एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए हम इस ग्रुप में हैं। क्वाड राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि हम आतंकवाद जैसे खतरों को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। हम सीमा पार से हो रही आतंकी गतिविधियों का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्वाड के सभी देश आतंकी हमलों की जवाबदेही भी तय करेंगे। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, मुंबई के 26/11 पठानकोट हमले की भी हुई निंदा। जी हाँ, क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों ने मुंबई 26/11 और पठानकोट जैसे बड़े हमलों समेत भारत में हुए सभी आतंकवादी हमलों की निंदा की है। सभी ने कहा कि इसी साल मार्च 2023 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ नए कार्य समूह की घोषणा की गई। अब इसके माध्यम से हम सभी अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि G7 देशों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देशों के बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। लेकिन सब में बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वेलकम किया गया है उसका व्याख्यान करने से भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, खुद चलकर पीएम मोदी जी से मिलने आए जो बाइडन, जिसके बाद कुर्सी पर से उठते हुए मोदी जी और जो बाइडन ने आपस में हाथ मिलाते हुए एकदम से गले मिले। जी हाँ दोस्तों, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों हिरोशिमा के दौरे पर है, जहां G7 देशों की एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से होती है। पीएम मोदी से मिलने के लिए जो बाइडन खुद चलकर उनकी कुर्सी तक आते हैं। पीएम मोदी भी सम्मान में खड़े होकर उन्हें गले लगाते हैं। इससे पहले भी कई मौकों पर दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिल चुके हैं। साथ ही व्हाइट हाउस पीएम मोदी के लिए खास डिनर का आयोजन भी करने जा रहा है, आप सभी को पता होगा। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि शांति और सद्भाव को लेकर उनके आदर्श दुनिया भर में प्रतिध्वनित हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जापान के द्वारा स्वागत किया जाना और खुद जो बाइडन का चलकर पीएम मोदी को गले लगाना, ये दर्शाता है दोस्तों कि भारत की आज साख पूरी दुनिया में कितनी ऊंची जा चुकी है। और पीएम मोदी की जो आज वैल्यू है पूरे विश्व में, वो सब इन्हीं चीजों से देखने को मिलती है। और लगातार नई नई एजेंसियां जो रिपोर्ट निकालती है पूरे दुनिया में, सबसे नंबर 1 नेताओं की उसमें पीएम मोदी जी हमेशा से पिछले 4 सालों से नंबर 1 बने हुए। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति और उनका किया हुआ कोई भी कार्य सराहनीय है, तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां वायु सेना का बहुत बड़ा फैसला। लगातार हादसों के बाद MiG-21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर ही लगा दी रोक। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने उड़ान के दौरान लगातार हादसे का शिकार हो रहे MiG-21 विमान के पूरे बेड़े की उड़ान पर ही रोक लगा दी है। अभी हाल में भी राजस्थान में एक MiG-21 विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि स्थायी तौर पर यह रोक अभी नहीं लगाई गई है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 विमान के बेड़े की उड़ान पर रोक का फैसला राजस्थान में 2 सप्ताह पहले हुए हादसे के बाद लिया गया है। अभी उस हादसे की जांच की जा रही है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया है कि MiG-21 लड़ाकू विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि 8 मई को हुई दुर्घटना की जांच अभी भी जारी है। इसके दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। जी हां, उन्होंने कहा कि जांच अभी चल रही है और तब तक विमान के तीनों स्क्वाड्रन उड़ान नहीं भरेंगे। मिग वेरिएंट के पहले बेड़े को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और भारत ने बाद के दशकों में 700
100 से अधिक मिग वेरिएंट के विमान खरीदते थे। में क्या भारतीय सेना ने जो ये फैसला लिया है दोस्तों वाकई में सही फैसला है? तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को जितना ज्यादा उसका शेयर कर दीजिएगा। बस अब फेसबुक पर संडे का दिन है तो आराम से पूरा देखिए इस वीडियो को। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह ने गुजरात में कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ है, इसीलिए मैं चैन से सो पाता हूं। बच्चों को साथ में खिलौने भी बांटे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात पहुंचे। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां स्कूली बच्चों को टॉफी और खिलौने बांटे, तो वहीं उन्होंने कोस्टल पुलिस के स्थायी परिसर का भूमि पूजन भी किया। यहां उन्होंने बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसीलिए मैं दिल्ली में चैन से सो पाता हूं। और दोस्तों ये सच्चाई भी है, क्योंकि भारतीय सेना आज बॉर्डर पर हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग करके खड़ी है और उसी वजह से आज हम लोग सुरक्षित भी हैं। बहरहाल बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां क्वाड देशों की नौसेनाएं मालाबार 2023 अभ्यास में लेंगी भाग। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को बेशक रद्द कर दिया गया हो, लेकिन अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की शक्तिशाली नौसेनाएं इस साल 11 से 22 अगस्त तक देश के नीचे के पूर्वी तट पर उन्नत मालाबार 2023 अभ्यास में भाग लेंगी, जिसमें अंतर संक्रियता समुद्री प्रतिरोध का अभ्यास किया जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की दिशा में इस समुद्री जटिल अभ्यास में हिंद प्रशांत पर चर्चा करने वाले क्वाड नौसेनाओं के शीर्ष कमांडरों के साथ समुद्र और बंदरगाहों दोनों चरण शामिल होंगे। जी हां, भारत के अन्य सभी 3 क्वाड भागीदारों के साथ एक रसद समझौते के साथ भारतीय नौसेना मालाबार 2023 में अपने शीर्ष विध्वंसक P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान और एक पनडुब्बी के साथ भाग लेंगे। ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा दोस्तों, ताकि अपना वो दमखम अच्छे तरीके से दिखा सके। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां आतंकियों की तलाशी के लिए इमरान के घर में घुसी पुलिस, चाय बिस्कुट खाकर खाली हाथ लौटी। बता दें, पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को उनके लाहौर स्थित आवास पर छिपे आतंकियों को 24 घंटे में सौंपने की समय सीमा बृहस्पतिवार को खत्म होने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को उनके घर की तलाशी का वारंट हासिल किया। पुलिस उनके आवास में घुस गई, लेकिन वहां से चाय बिस्कुट खाकर पुलिस के अधिकारी लौट आए। हालांकि आवास के आसपास अब भी सुरक्षा सख्त है। बृहस्पतिवार को पीटीआई नेतृत्व से चर्चा के लिए एक टीम भेजने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया। पुलिस अधीक्षक रैंक का एक अधिकारी इमरान के घर पर पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहा है। इस टीम में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल है। डॉन अखबार के मुताबिक तलाशी में आवास के प्रवेश व निकास दोनों पॉइंट्स की जांच जारी है। जी हां, इसका मुख्य उद्देश्य यहां छिपे हुए आतंकियों को ढूंढना है। सरकार उन लोगों को आतंकी मान रही है जिन्होंने 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद जिन्ना हाउस में उपद्रव किया था। साथ ही साथ दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें इमरान खान से जुड़ी सबसे बड़ा खुलासा, मेरी हत्या हो सकती है, कृपया करके मेरे पर रहम करें। जी हां, इमरान खान का हुआ ऑडियो लीक, अमेरिकी सांसद के आगे गिड़गिड़ाए इमरान खान। जी हां, पाकिस्तान में जारी बवाल के बीच इमरान खान के एक लीक ऑडियो ने तहलका मचा दिया है। इस ऑडियो में वो एक अमेरिकी महिला सांसद से मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए सुनाई दे रहे हैं। यह महिला सांसद अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य मैक्सीन मूर वाटर्स है। अपनी बातचीत के दौरान इमरान खान ने अमेरिकी सांसद से अपनी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर मदद मांगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान में जो चल रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इमरान खान ने लीक हुए ऑडियो में मैक्सीन मूर वाटर्स को पाकिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है। आपको बता दें 1 मिनट 57 सेकंड लंबा ये लीक ऑडियो है। लीक ऑडियो में इमरान खान कहते हुए सुने जा सकते हैं कि शायद ये हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक है। उन्होंने कहा कि इस देश में बहुत विचित्र स्थिति चल रही है। इमरान खान ने कहा कि मेरी हत्या होने की कोशिश है। इस दौरान मेरे पैर में 3 गोलियां लगी। मेरे सरकार को सेना के पूर्व प्रमुख यानी जनरल कमर जावेद बाजवा ने हटा दिया था, क्योंकि यहाँ सैन्य प्रतिष्ठान बहुत शक्तिशाली। ऐसे में मदद की गुहार लगाई गई है दोस्त इमरान खान के द्वारा। और इस ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि इमरान खान काफी ज्यादा रोते नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्त अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी की 2 टूक पाकिस्तान के साथ सामान्य रिश्ते चाहता है भारत, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्त अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। जी हां, G7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन और क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में भाग लेने के लिए शुक्रवार को जापान पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान 2 टूक शब्दों में पाकिस्तान को कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद से मुक्त अनुकूल वातावरण बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। जापान के समाचार पत्र निक्केई एशिया के साथ एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध चाहता है तो इसके लिए आतंकवाद और शत्रुता से मुक्त एक
एक अनुकूल वातावरण बनाना उसकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां जेलेंस्की का प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन आने का निमंत्रण, क्या रशिया की नाराजगी का जोखिम उठाएगा अपना भारत? बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने यह निमंत्रण दोनों नेताओं की जापान के हिरोशिमा में हुई मुलाकात के दौरान दिया। भारत के विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा ने पीएम मोदी को यूक्रेन दौरे के लिए दिए गए निमंत्रण की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि पीएम मोदी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया है या नहीं। पिछले साल रशिया के आक्रमण के बाद से ही अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के कई बड़े नेता यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान सिर्फ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रशिया का दौरा किया है। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं करेंगे। इसके अलावा जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेनी पीस फार्मूला इनिशिएटिव के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और भारत को इसके कार्यान्वयन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत से मानवीय सहायता और मोबाइल अस्पतालों की मांग भी की है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अगर हम आपसे ये पूछे कि क्या यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी जी को जाना चाहिए, तो आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, हाँ या ना? अगर आप लोग कहते हैं ना तो उसका कारण दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हाँ कहते हैं तो कोई बात ही नहीं। साथ ही साथ फिर भी हम आपको एक विश्लेषण के तौर पर इस खबर की जानकारी देते हैं कि पीएम मोदी जी वैश्विक नेता हैं। यूक्रेन जानता है कि पीएम मोदी की बात को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन टाल नहीं सकेंगे। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को जेलेंस्की की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाएगा। इससे पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत अब यूक्रेन के साथ खड़ा है। इस दौरे को रशिया के खिलाफ भी देखा जा सकता है। भारत और रशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध है। रशिया ने भारत को हर मुश्किल परिस्थितियों में मदद की है। ऐसे में जानकारों का यह मानना है कि शायद ही प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन का दौरा करेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा उस सवाल का। देखते हैं भारत की जनता क्या जवाब देती है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दे, जहां इधर जापान में जेलेंस्की, उधर भाड़े के सैनिकों ने किया यूक्रेनी शहर पर कब्जा। पीछे हटी क्या यूक्रेनी सेना? बता दें, वैगनर ग्रुप ने शनिवार को दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेनी शहर बखमुत पर पूर्ण कंट्रोल हासिल कर लिया है। वैगनर ग्रुप रशिया की प्राइवेट सेना है और इसे भाड़े की सेना भी कहा जाता है। जिस बखमुत शहर पर कब्जा करने का दावा वैगनर ग्रुप कर रहा है वो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ लंबे समय से भीषण लड़ाई है। बखमुत शहर पर कब्जे का दावा ऐसे समय में किया जा रहा है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जापान में G7 के बैठक में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कश्मीर में अचानक कमांडो ड्रिल देखने को मिला। 370 हटने के बाद अब आखिर क्या होने वाला है बता दें। श्रीनगर में G20 सम्मेलन से पहले कुछ इस तरह सुरक्षा के इंतजामों में जुटे भारतीय कमांडो कि श्रीनगर में G20 बैठक से पहले डल झील में पेट्रोलिंग ही करने लगे। सीआरपीएफ कमांडो ने डल झील में विशेष ड्रिल की और डल झील के अंदरूनी इलाकों में पेट्रोलिंग भी की है। श्रीनगर में एनएसजी, मरीन कमांडो, पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। मरीन कमांडो मार्कोस ने डल झील के पास स्थित G20 बैठक स्थल वाले इलाकों की सुरक्षा का जायजा भी लिया। जी हाँ, बता दें कि कश्मीर में G20 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 22 से 24 मई को आयोजित किया जाएगा, यानी कल से 24 मई तक। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां G20 सम्मेलन पर चीन ने उगला जहर, कश्मीर को बता दिया विवादित क्षेत्र, नहीं करने वाला शिरकत। बता दें, जम्मू कश्मीर विवादित क्षेत्र, चीन का G20 की मीटिंग से दूर रहने का ये सबसे बड़ा बहाना। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली G20 टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग से चीन ने दूर रहने का फैसला किया है। अगले हफ्ते यहाँ टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग शेड्यूल है, जिससे तुर्की के भी दूर रहने की संभावना है। तुर्की में आम चुनाव चल रहे हैं और अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग रणनीतिक तौर पर अहम है। पाकिस्तान और उसके एजेंडे के समर्थकों को भारत का ये करारा जवाब होगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान अपने विदेशी समर्थकों से बयानबाजी करवाता रहा है। कश्मीर को लेकर चीन, तुर्की, कई मौकों पर इंडोनेशिया और सऊदी अरब की तरफ से भी बयानबाजी होती रही है। मीटिंग में शिरकत को लेकर इंडोनेशिया और सऊदी अरब की तरफ से भी कोई आधिकारिक पुष्टि की खबर लिखे जाने तक नहीं की गई है। ये माना जा रहा है कि कई मोर्चों पर पाकिस्तानी एजेंडे के समर्थक ये देश श्रीनगर की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बता दिया। वांग वेनबिन ने कहा कि चीन किसी भी तरह के विवादित क्षेत्र में G20 की मीटिंग का विरोधी रहा है। चीन और तुर्की श्रीनगर में मीटिंग में का विरोध कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इन दोनों देशों ने पाकिस्तान के अनुरोध पर विरोध किया है। इंडोनेशिया और सऊदी अरबिया दिल्ली में मौजूद
खुद अपने राजनयिकों को मीटिंग में भेज सकता है, तो वहीं कई अन्य देश भी अपने राजनयिकों को भेज सकते हैं। ऐसे में आखिर कौन भारत के खिलाफ इन सभी देशों को भड़काने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की वजह से चाइना और तुर्की की बातें तो हमें समझ में आती है, लेकिन अगर सऊदी अरब ऐसा करता है दोस्तों तो वाकई में बड़ा ही गलत होने वाला है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और हर नए अपडेट के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान का टोटी चोर फवाद चौधरी इमरान खान के खास पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी पर नल चोरी में हुआ FIR मुकदमा दर्ज। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री और इमरान खान के खास नेता फवाद चौधरी शौचालय के टोटी की चोरी के मामले में नामजद हुए हैं। फवाद चौधरी इमरान खान की कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री थे। लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ 11 मामलों की सुनवाई होनी है, इसी में से एक नल की चोरी के संबंधित है। इस बात का खुलासा फवाद चौधरी की लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज याचिका से हुई, और इस याचिका में फवाद चौधरी ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान पंजाब पुलिस ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पुतिन सरकार ने 500 अमेरिकियों पर लगाए प्रतिबंध, ओबामा समेत ये बड़े नाम नहीं रख पाए रशिया में कदम। जी हां, रशिया ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि उसने देश में 500 अमेरिकी नागरिकों की एंट्री को बैन कर दिया है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर टेलीविजन जगत की कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से बार बार रशिया पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के मद्देनजर अब पुतिन सरकार भी 500 अमेरिकियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर रही है। गौरतलब है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अमेरिका लगातार रूसी कंपनियों और लोगों को अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल कर रहा है, जिससे रशिया अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। शुक्रवार को ही अमेरिका ने रूस से जुड़े 100 से ज्यादा संस्थानों और लोगों को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि रशिया की तरफ से ऐसा कोई कदम काफी कम ही देखा गया। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां 2000 के नोट बंद होने पर भड़के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री अनपढ़ प्रधानमंत्री होगा तो इस तरह का फैसला लेगा ही। आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चूंकि देश का पीएम एक अनपढ़ आदमी है और ऐसा आदमी ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला लेगा जरूर। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के लोकप्रिय सीएम, जिनको दिल्ली की जनता ने 3 बार प्रचंड बहुमत देकर चुना, पीएम उनसे डरते हैं और उनका बस एक ही मकसद रह गया है कि वो केजरीवाल को कोई काम नहीं करने देना चाहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अध्यादेश लाना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि एक अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री है तो वो इस तरह का फैसला लेगा ही। जनता 2000 का नोट बैंक में जमा करेगी, पीएम उसे अडानी को दे देंगे। संजय सिंह ने कहा कि जब नोटबंदी हुई थी तब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। संजय सिंह ने कहा कि अडानी ने देश के लोगों का पैसा खाया है। बहरहाल दोस्तों, 2000 रुपए के नोट जिस प्रकार से बंद किए जा रहे हैं, ऐसे में विपक्ष का मोदी जी के खिलाफ ये बयान देना कितने हद तक सही है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही है भारत सरकार के खिलाफ बयान देना, क्योंकि पक्ष में बयान देना उनका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं दोस्तों, संजय सिंह के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर हमला किया। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी जापान जाते हैं भारत में होती है नोटबंदी, ऐसा बयान दिया है खड़गे ने। जी हाँ, खड़गे ने आरोप लगाया है शनिवार को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जापान जाते हैं तो वो भारत में नोटबंदी लागू कर देते हैं। खड़गे ने यहाँ कंटीरवा स्टेडियम में कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे तो उन्होंने 1000 रुपए के बैंक नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस बार उन्होंने 2000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से देश को फायदा नहीं होगा, इसके बजाय देश को नुकसान ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को किसी न किसी तरह से परेशान करना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे में आप भारतीय लोगों का क्या जवाब होने वाला है 2000 रुपए के नोट बंद होने को लेकर, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और कितने भाई बहनें जो इस खबरों को देख रहे हैं दोस्तों, ये मानती हैं कि अगर भारत सरकार और आरबीआई ने ये फैसला लिया है तो वास्तव में सही फैसला ही होगा, वो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां धीरेन्द्र शास्त्री को 2 करोड़ के हीरे अर्पित कर देगा, मगर अब कारोबारी ने ले लिया है यू टर्न। जी हाँ दोस्तों, हीरो के चैलेंज देने वाले कारोबारी ने ले लिया है यू टर्न। बता दें, बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को पैकेट में रखे हीरो की संख्या बताने की चुनौती देने वाला सूरत का हीरा कारोबारी अब मीडिया से दूरी बना रहा है। चैलेंज के बाद खड़े हुए विवाद को वो अब खत्म करना चाहता है। इस संबंध में उसने एक लेटर भी लिखा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाला हीरा कारोबारी क्या डर गया? गौरतलब है कि
सूरत के हीरा कारोबारी जनक बावरिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें उसने कहा था कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात आ रहे हैं। उनका पहला कार्यक्रम सूरत के लिम्बियात इलाके में है, जहां वो उनसे मिलना चाहता है। इसके साथ ही जनक ने शास्त्री को चुनौती देते हुए वीडियो में कहा था कि अगर वो अपने दिव्य दरबार में सबके सामने बता देंगे कि उसके हाथ में रखे पैकेट में कितने हीरे हैं, तो वो शास्त्री की दिव्य शक्ति स्वीकार कर लेगा, साथ ही उनके चरणों में 2 करोड़ के हीरे अर्पित कर देगा। और अब दोस्तों, अब उस हीरा कारोबारी ने एक लेटर जारी करके अपने स्टेप बैक ले लिए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में जरूर लिखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां इस शानदार रूट पर लॉन्च होने वाली है वंदे भारत। दिल्ली वालों की तो हो गई बल्ले बल्ले। जी हां, देश भर में अब कई रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने हावड़ा पूरी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। अब दिल्ली वासियों को जल्द ही एक और वंदे भारत ट्रेन की खुशखबरी मिलने जा रही है। दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत ट्रेन की जल्द शुरुआत की जा सकती है। इससे दोनों शहरों के बीच जाने वाले लाखों लोगों को जमकर फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट भी दिल्ली से उत्तराखंड जाना चाहेंगे वे इससे सफर कर सकेंगे। बहरहाल इससे जुड़ी जब और भी जानकारी आएंगी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है। इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।